हेलो, आई एम नवीन कुमार एंड यहाँ पर एक कंपनी है जिसका एडवर्टाइजिंग के अंदर में बिजनेस है और ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है। ये कंपनी आईपीओ से लगभग यहाँ पर 58 करोड़ रुपीस उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है सिमका एडवर्टाइजिंग। इसका जो आईपीओ है वो लगभग 8 मई से 12 मई के बीच में खुलेगा और यहाँ पर 183 का यहाँ पर प्राइस रखा गया है। 219 करोड़ रुपए की इस पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई गई है इस आईपीओ के अंदर में। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर द आईपीओ 74% मालिकाना हक रह जाने वाला है। उससे आईपीओ से पहले 100% के आसपास में था। अब ये कंपनी एडवर्टाइजिंग का काम किस तरीके से करती है, तो आप लोगों ने जैसे डिजिटल के होर्डिंग्स बड़े बड़े देखे होंगे जिसमें वो डिजिटल तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसमें जो मोशंस होते हैं वो लाइव होते हैं। राइट। एंड दूसरे आपने होर्डिंग्स बड़े बड़े देखे हैं जो स्टैटिक होते हैं, जिसमें एक पोस्टर लगा रहता है, तो वो स्टैटिक जो एडवर्टाइजिंग है वो है। तो बेसिकली होर्डिंग लगा करके ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट का काम करती है पब्लिक स्पेसेस के अंदर में। यहाँ पर आज के दिन जो इनका बिजनेस देखा गया जा रहा है, तो ये ऑलरेडी जो स्पेसेस होते हैं वो होर्डिंग्स वाले वो लीज पर लेती है, वो रेंट पे लेती है और जो कंपनी का इनको एडवर्टाइजमेंट करना है वहां पर उसका पोस्टर लगा के देती है। राइट। और ये जो पोस्टर लगवाने का जो काम है ये भी किसी और पार्टी से करवाती है। राइट। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये बिचौलिए का रोल प्ले कर रही है। बट अब जो आईपीओ के बाद में कंपनी प्लान कर रही है कि जो वो स्पेस है उसको, ये जो डिजिटल जो वो स्क्रीन है वो सब कुछ रेंट पे ना ले करके उसको ओन करे, तो उसके लिए कंपनी पैसे उठा रही है। तो बेसिक आपको रीजन पता चल गया कि बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं उनको अब कंपनी ओन ओन करना चाहती है, इतने दिन लीज पे ले रही थी। उससे उससे क्या होगा कि कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे और साथ में कंपनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स को भी बढ़ाना चाह रही है। जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं उनको बढ़ाना चाह रही है बिकॉज वहां पर मार्जिन अच्छा है। और जो कस्टमर होता है वो भी जो डिजिटल स्क्रीन्स होते हैं, जो मूवमेंट वाले जो एडवर्टाइजिंग होते हैं उनके पैसे ज़्यादा देते हैं स्टैटिक जो एडवर्टाइजिंग प्लेसेस होते हैं उनके मुकाबले। तो कंपनी डिजिटल स्पेसेस बढ़ाना चाहती है और साथ में ही जो कुछ स्क्रीन्स हैं उनको ऑन करना चाहती है। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से कंपनी कितना पैसा कहाँ लगाने वाली है। तो नए इंस्टॉलेशन के अंदर में एलईडी स्क्रीन्स वगैरह उनको ऑन करने में 12 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और साथ में ही जो 20 नई स्क्रीन्स कंपनी, एक दूसरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, दिस वन कैपिटल वर्ल्ड मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ में टाई अप करने वाली है, जिसमें 20 स्क्रीन्स कंपनी ऑन करने वाली है। बड़ी स्क्रीन्स नहीं, छोटी स्क्रीन्स रहने वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली, तो छोटी भी नहीं रहने वाली बट ज़्यादा बड़ी भी नहीं होने वाली है। तो वहाँ पर कंपनी 5 करोड़ रुपए एज ए कोलेबोरेशन के अंदर में पैसा खर्च करने वाली है। तो इससे कंपनी को आने वाले 10 सालों के अंदर में प्रॉफिट जो है शेयरिंग मिलती रहेगी। 50% का इनका यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग का प्रपोजल है आफ्टर द एक्सपेंसेस। जिस चीज़ के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इनकी आरएचपी के अंदर में रीड कर सकते हैं और इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दी है। आई हैव रेड इट, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, कंपनी में यहाँ पर क्या हमें दो ही तो सवालों के जवाब चाहिए कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है। सॉरी, 3 सवालों के जवाब चाहिए, कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है, साथ में कंपनी आज लिस्टिंग गेन की कुछ प्रोबेबिलिटी है, तीसरा कंपनी का शेयर क्या आज के दिन हमें सस्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आज के दिन कहीं महंगा तो नहीं है। तो तीनों ही सवालों के जवाब एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है कंपनी का जो आईपीओ लेके आने में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज दी सोक्राडामोस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, अजीब नाम है। एंड तो ये कंपनी जो पास्ट में जो आईपीओ लेके आए हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो कुछ खास लिस्टिंग गेन की नहीं रही है, बट आफ्टर दी मतलब अब जो परफॉर्मेंस है उनकी वो ठीक देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि लिस्टिंग गेन की अच्छी नहीं है। 2026 में जो आईपीओ लेके आए, 2025 में जो आईपीओ लेके आए हैं उनकी भी लिस्टिंग गेन की कुछ खास लिस्टिंग नहीं है, बट अभी भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। सो दैट मीन्स कि कंपनी जो है वैल्यू लगा रही है, ठीक-ठाक वैल्यू लगा रही है यहाँ पे। बाद में मार्केट कैसे वैल्यू देता है वो मार्केट पर डिपेंड करता है, बट क क्रीम यहाँ पे कंपनी पास्ट के हिसाब से देखा जाए तो नहीं छोड़ रही है। अब थोड़ा-सा हम कंपनी की आरएचपी में रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का सबसे पहले हम नंबर्स को ही देख लेते हैं, ताकि नंबर्स अगर अच्छे लगे तो फिर आगे रिसर्च करें, वरना क्या फ़ायदा। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर में आज के दिन टोटल मिला के 58 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं। राइट। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, जो इन्वेस्टर्स ने या फिर जो कंपनी ने कमा के जो पैसा इकट्ठा किया है, जो टोटल मिला के वो 28 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं। राइट। तो 28 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के, और बाकी जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है 58 करोड़ रुपए में से वो उधारी का है। अब उधारी 2 प्रकार की होती है, एक तो माल की उधारी और दूसरी होती है बैंक से उधारी। तो यहाँ पर कंपनी ने जो है माल की उधारी रखी हुई है। दैट मीन्स अब एडवर्टाइज़मेंट करने वाली कंपनी कौन-सी उधारी माल की करेगी? तो ये मैंने बोला कि एज़ अ बिचौलिया रोल प्ले कर रही है। यहाँ से एडवर्टाइज़मेंट का प्रपोज़ल लिया,
और वहाँ आगे दे दिया कि भाई ये एडवर्टाइज करो, ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये पोस्टर है, इसको वहाँ पे लगा दो और इस चीज़ के तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो दो एजेंसी है, दोनों तरफ ही दूसरी है, दूसरी कंपनियां बिचौलिए में बैठी हुई। तो अब यहाँ पे जो ये थर्ड जो दूसरी पार्टी है उससे ट्रेड्स पेएबल है, मतलब उसको भी पे करना बाकी है इनका। और ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब ये जो पार्टी है जिन्होंने इनको ऐड लगाने के लिए दिया है, ये रिसीवेबल्स होते हैं। तो यहाँ पर इनका रिसीवेबल भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, ट्रेड्स पेएबल भी अच्छा खासा यहाँ पर पड़ा हुआ है इनके पास में। तो ये जो उधारी है ये बैलेंस शीट का पार्ट होती है जो उधारी बची हुई है। तो दैट मीन्स यहाँ पर टोटल मिला के 58 करोड़ रुपीस बकाया, मतलब सॉरी बैलेंस शीट की पूरी साइज है। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है आपको कि इनके पास में जो बैलेंस शीट की साइज में 11 करोड़ रुपए जो कैश आपको देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है ये भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बैलेंस शीट को देखते हुए प्रथम दृष्टया नजर आता है कि कंपनी ने ट्राई किया है बैलेंस शीट को साइज को ज्यादा से ज्यादा दिखाने का। यहाँ पे एक जो जो वैल्यू लगाई है 280 220 करोड़ रुपए के आसपास, कितने की वैल्यू लगाई है, 210 220, राइट। तो वो जो वैल्यू है उसको जस्टिफाई करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर बैलेंस शीट की जो साइज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो दैट इज़ ए नेगेटिव पॉइंट। और यू कैन से कि ठीक है, अकाउंटिंग वाले जो जो लीड मैनेजर्स होते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया सेक्रामुडुस, वो यहाँ पर अपना गेम खेल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 12 करोड़ 2023 में था, दैट इज नाइस, क्योंकि 2022 में तो ये कंपनी खुली है। 2022 के बाद में 2023 के अंदर में 12 करोड़ रुपए रेवेन्यू किया, वहाँ पे नेट प्रॉफिट इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया बचाया, दैट इज नाइस। 50 करोड़ रुपए फिर 2024 में किया, जो 25 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 75 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ तक पहुंच गए। अभी जो 1 अप्रैल 2000 दिसंबर मतलब 9 महीने के अंदर में इन्होंने 78 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया और नेट प्रॉफिट 10 करोड़ तक पहुंच गया, मतलब 10 करोड़ से इस बार 9 महीने में पहुंचे। तो इस बार जो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार 13 करोड़ के आसपास तक का नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी कंपनी। दैट इज 30% का इंक्रीज है रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के अंदर में पिछले साल के मुकाबले। तो इस साल उम्मीद है कि इतना कर लेगी। बाकी मुझे ज़्यादा लग रहा है 312 तो लगभग 13 करोड़ के आसपास का चल रहा है, राइट। दैट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट। और रेवेन्यू के अंदर में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये जो चीज़ है कि नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, थोड़ा सा चाल जो चली है बैलेंस शीट में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आप देख लेते हैं कैश फ्लो किस तरीके से चल रहा है। तो कैश फ्लो में यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको एक चीज़, देखिए कंपनी कैश तो जनरेट कर रही है और कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, दैट इज नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट क्या ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पिछले साल तक तो 2025 तक तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं था कैश फ्लो, राइट। बट इस साल जो है जरूर पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नजर आ रहा है। पिछले सालों तक नहीं था पॉजिटिवली पॉजिटिव, बट इस साल है, राइट। तो ये थोड़ा सा एक उम्मीद नजर आता है कि थोड़ा सा यहाँ पर उम्मीद है कि यस अब कंपनी का कैश फ्लो सुधरता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अब दूसरी चीज आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट, अगर आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट पे ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी का 6 करोड़ है, यहाँ पर 10 करोड़ है, और यहाँ पर इस बार जो है अभी तक तो जो है 11 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट जनरेट है। बट यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड रिसीवेबल्स में देखोगे तो हर साल ट्रेड रिसीवेबल भी जितना नेट प्रॉफिट है उसके हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे 15 करोड़ से सीधा 21 करोड़, फिर यहाँ पे 21 करोड़ से सीधा ही 33 करोड़। यहाँ पर लगभग जितना नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है उसी स्पीड से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है। दैट मीन्स कंपनी नेट प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है बट अगेन हाथ में कैश नहीं आ रहा है। बट अगेन द पॉइंट इज, इस चीज का अगर आपको मैं जवाब देने की कोशिश, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसमें जरूर कंपनी को नुकसान हो रहा है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ बकाया रह जा रहे हैं और वो पुराने होते जा रहे हैं। तो इसको हम कई बार बोलते हैं बिजनेस का 10% जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमेशा बैड बिजनेस में जाता ही है। तो कंपनी का भी वो बैड बिजनेस में जाता हुआ दिख रहा है। बट उसके अलावा जितना पैसा है, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है 12 करोड़ रुपए तो अनबिल्ड रेवेन्यू है, मतलब कंपनी ने अभी बिल ही नहीं बना के दिया है तो पेमेंट कैसे आएगा। बाकी उसके अलावा अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं जो कि 6 मंथ्स के आसपास का ओल्ड है, वो यहाँ पर नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल जो है जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उसी स्पीड से बढ़ रहा है। बाकी उसके अलावा अनबिल्ड रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कंपनी ने अभी रिसिप्ट ही नहीं बनाई है बट रेवेन्यू में गिन लिया है उसको, राइट। क्योंकि टाइम हो गया है रेवेन्यू में गिनने का बट अभी तक रिसिप्ट काट के नहीं दी है। तो ये एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि रेवेन्यू के नंबर्स को बढ़ाने का एक तरीका इन्होंने अपनाया होगा, तो आप बोल सकते हैं बोलने को। बट तो अब ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के अंदर में नेगेटिवली इसको हम इतना नेगेटिवली नहीं ले सकते हैं अभी। तो अगेन जो कंपनी का कैश फ्लो है वो ठीक नजर आ रहा है, जो कि कंपनी की ग्रोथ है उसको देखते हुए।
अब थोड़ा-सा हम कंपनी की और चीज़ों को नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी जो पैसे खर्च करने वाली है, तो उसको मैंने बता दिया वो कंपनी कहाँ पैसे खर्च करने वाली है। जैसे 12 करोड़ नई स्क्रीन्स खरीदने में कम लगाएगी, 5 करोड़ रुपए का कोलैबोरेशन में लगा रही है और उसके बाद अलावा जो पैसा है वो जो वर्किंग कैपिटल है उसमें लगाने वाली, जैसे जैसे कि पेमेंट वगैरह हो गया, जो जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको पेमेंट कर दिया, या फिर जो सैलरी वगैरह पे वेजेस वगैरह पे करने के अंदर में, और जो और सामान खरीदना-वरीदना होता है, जो नॉर्मल बिज़नेस के लिए रिक्वायरमेंट है, उसमें कंपनी खर्च करने वाली है। दैट इज़ अगेन इट्स ओके। नेक्स्ट अब दूसरी चीज़ें हैं, दैट इज़ कंपनी का जैसे नाम है, तो आज के दिन कंपनी का नाम रजिस्टर्ड नहीं है। 2022 में कंपनी खुली हुई है, 2024 के अंदर में कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है और कंपनी का अभी भी फॉर्मेलिटी चेक पास में ही चल रहा है। उसके अलावा कंपनी, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी यू कैन सी ओवर हियर, एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पर्टिकुलरली कंपनी के जो प्रमोटर हैं फ़ाहिम बाटलीवाला, उनके नाम पे है। उन्होंने कंपनी को एज़ ए रेंट पे दे रखी है और कंपनी के जो फ़ाहिम बाटलीवाला हैं वो महीने के 3.5 लाख रुपए यहाँ से एज़ ए रेंट ले रहे हैं कंपनी से। अब यहाँ पे जो एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आएगा वो ये है कि कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी के प्रमोटर के नाम पे प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर में भी अल्टीमेटली जो प्रमोटर है उसको बेनिफिट मिलता रहेगा, बट उस चीज़ का इन्वेस्टर्स को नुकसान होता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी 7 नई स्क्रीन्स जो खरीद रही है, उनको जहाँ पर लगाने वाली है, वहाँ पर भी जो कंपनी के प्रमोटर की प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, वो एज़ ए प्रोप्राइटरशिप फर्म भी चल रहे हैं साइड बाय साइड इसी सिमिलर बिज़नेस के अंदर में, तो वो एक थोड़ा-सा नेगेटिवली इफ़ेक्ट डाल सकता है, राइट? जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है इसके अंदर में आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम कंपैरिज़न करके देख लेते हैं, तो हमारे सामने 2 कंपनियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक कंपनी का नाम तो इस आरएचपी में ऑलरेडी दिया हुआ है, ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड। दूसरी कंपनी है एक और, साइन पोस्ट इंडिया, जो सिमिलर सा ही काम करती है, बट अगेन ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम भी करती है। तो यहाँ पर इनके साथ में कंपैरिज़न करके देखते हैं, तो यहाँ पर पी रेशियो 31 का है, इसका जो है 40 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो 30 टू 40 के आसपास में पी रेशियो भी मार्केट में मिल रहा है, और यहाँ पर पीबी रेशियो इज़ 6 से लेकर के 5 टू 6 के आसपास में मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसका क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर लगभग इस साल जो है हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सॉरी जो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी लेके चलते हैं, तो भी 10 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। और यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है मार्केट कैप, वो भी 220, तो लगभग 20 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है। और पीबी रेशियो की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो लगभग 30 प्लस 50, तो मार के चलो 80 8 16 24, तो लगभग 2.7 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो कंपैरिजन देखा जाए तो पी और पीबी रेशियो दोनों में ही कंपनी ने अच्छी वैल्यू लगाई है, राइट? अब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स कौन से देखने को मिल रहे हैं? सो फाइनली अब बस एक ही चीज़ में दिक्कत है, दैट इज़ कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनके ऊपर में थोड़े से सवाल हैं कि वो इस कंपनी को सिर्फ एज ए टूल, उन्होंने आई थिंक मुझे लग रहा है कि यूज़ कर रहे हैं सिर्फ आईपीओ से पैसे उठाने के लिए, और बाकी अल्टीमेटली खुद को बेनिफिट करने के लिए। तो ये जो एक जो स्टोरी निकल के आ रही है सामने, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी चलती आ रही है। बट एक चीज़ और है कि कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2022 में ही खुली हुई है, 3-4 साल हुए हैं। तो ये जो सारे सिनेरियोज़ बन रहे हैं, यही प्रमोटर्स पे सवाल उठा रहे हैं कि उनका जो मेन एजेंडा क्या है इस कंपनी को लेकर, इसको इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे कि वो पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। तो वो इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, खुद को चाहे इंटरेस्ट को सोचें, बट साथ में इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट सोचेंगे या नहीं, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो उसको लेकर के थोड़े से डाउट्स हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, कंपैरेटिवली भी अच्छी लग रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है। सो अब फाइनल व्यू आपको अपने हिसाब से बनाना है। जो मेरा जो व्यू बन रहा है, वो मुझे लग रहा है कि इसको जो देखा जाए अगर, तो ज़्यादा बड़ा इसके अंदर में मैं बेट नहीं लेना पसंद करूँगा। मैं पूरे पोर्टफोलियो का 1% लेना पसंद करूँगा, वो भी अगर ये यहाँ से थोड़ी नीचे सस्ते में मिलती है तो। बाकी लिस्टिंग गेन की अगर बात की जाए, तो लिस्टिंग गेन की यहाँ पर उम्मीदें दिख तो रही हैं, अगर मार्केट इस चीज़ को वैल्यू करता है और ये प्रमोटर वाली जो चीज़ है उसको अगर साइड लाइन कर देता है, तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हवा किस तरफ बनाई जा रही है, तो हवा आज के दिन तो कुछ खास बन नहीं रही है।
राइट? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हवा नहीं बन रही है एज़ ऑफ टुडे। मगर यहाँ पर अगर हवा 30% के आसपास में पॉजिटिव बनती है तो लिस्टिंग गेन की भी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू अभी नहीं बनाएँगे, शॉर्ट टर्म के अंदर में आप एक आईपीओ स्ट्रैटेजी बनी हुई है, आईपीओ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। अगर उसके हिसाब से चलता है आईपीओ स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो आप बेट ले सकते हैं और जब वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेने का टाइम आए तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएँ तो बेटर ऑप्शन रहेगा। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।